तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है द स्कैनर क्लास इज तो ये प्रिमिटिव कुछ है या डिराइव्ड क्लास है या रैपर क्लास है या सुपर क्लास है? डिराइव्ड। बिल्कुल सही है, डिराइव्ड क्लास है। प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, और रैपर क्लासेस हो सकती हैं, तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप जितने होते हैं उतनी ही रैपर क्लासेस होती है। जैसे आईएनटी प्रिमिटिव डेटा टाइप का रैपर क्लास इंटीजर। तो रैपर क्लास अगर कभी आए तो आप याद रखिएगा जितने डेटा टाइप उतनी रैपर क्लासेस। और सुपर क्लास का मतलब है जब कोई बेस क्लास से कुछ डिराइव करते हैं हम लोग सब क्लास के अंदर फीचर्स, तो वो चीज इनहेरिटेंस में होती है। तो इसका आंसर डिराइव्ड क्लास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे द डेटा टाइप विच इज स्पेसिफाइड दैट द मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। कोई भी मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, उसके लिए कौन सा डेटा टाइप माना जाता है? बी ऑप्शन। वॉइड, ऑप्शन छोटा बी, वाला। हाँ छोटा वाला ऑप्शन बी वॉइड। वॉइड को भी एक डेटा टाइप के रूप में कंसीडर किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स टुगेदर एज वन यूनिट इज टर्म एज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। बिल्कुल सही। ये इनकैप्सुलेशन की सीधी सीधी डेफिनेशन ही है ये, डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ मेथड विद सेम नेम of a class with arguments and no return data type is term as सर पैरामीटराइज। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बच्चों ये वाला पेपर हम लोग रिपीट हो रहा है क्या, या ये नो सर। क्वेश्चन तो खैर पिछले उसमें एसकेडी में ही आई थी, हमें लग रहा है पूछे गए थे। सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नहीं, वो डिफॉल्ट नहीं होगा। विद आर्गुमेंट कहा है ना, विद आर्गुमेंट का मतलब गोल वाले ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट है। अच्छा, हाँ, आर्गुमेंट का को मतलब पैरामीटर को ही दूसरा नाम आर्गुमेंट रखा गया है। उसके बाद रेस की वैल्यू बी है और वो भी आईएनटी में स्टोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी बच्चों? 66। 66, क्योंकि देखो बी एक कैरेक्टर है और स्टोर अगर आईएनटी में करोगे तो ये कौन सी टाइप कास्टिंग के थ्रू 66 बन गया? इम्प्लिसिट या इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में, ठीक। इम्प्लिसिट में इम्प्लिसिट। हाँ, छोटा डेटा टाइप अपने आप को अपर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेता है, इसी को इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द टाइप ऑफ एरर अकर्स इन द फॉलोइंग। सर नो है। सर रन टाइम एरर। तो यहाँ पे देखो mat.sqrt है और 14 माइनस 25 करोगे तो आपका माइनस में वैल्यू आएगी, और माइनस में वैल्यू जो भी आती है तो उसका रिजल्ट आपका नहीं आता है। ये आपका माइनस में कोई स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है बच्चों? नो सर। नो सर। हाँ, तो उसकी जगह पर यहाँ पर जब आउटपुट देखोगे तो नैन लिख के आएगा, NAN, नैन। नैन मतलब नॉट अ नंबर, ये लिख के आएगा। तो इसको कई लोग जो है रन टाइम एरर मान लेते हैं और कुछ लोग लॉजिकल एरर मानते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जिसका आउटपुट आ जाए, चाहे वो सही आए चाहे गलत आए, मतलब अगर आउटपुट आया है और वो सही नहीं आया है तो आपका वो लॉजिकल एरर मानी जाएगी। और रन टाइम एरर का मतलब है आउटपुट ही नहीं आएगा, तो क्योंकि इसमें आउटपुट नैन के रूप में आता है, अगर आप कभी करके देखें तो उस हिसाब से हम इसको लॉजिकल एरर कंसीडर कर लेंगे। नैन का मतलब कुछ ना कुछ लिख के आया, और रन टाइम एरर का मतलब प्रोग्राम रन हो रहा था और वहीं पे आपका किसी लाइन में एरर थी, आपका प्रोग्राम रुक गया और आपका आउटपुट नहीं आया, एरर मैसेज शो कर दिया उसने। तो आप चाहें तो इसको रन टाइम एरर भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि आउटपुट अगर हम मान रहे हैं कि नैन एक आउटपुट है तो उस हिसाब से ये लॉजिकल एरर हुई, अदरवाइज ये रन टाइम। तो मैं लॉजिकल एरर फिलहाल इसको मान रहा हूं। उसके बाद मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट हमने किसको बताया था आप लोगों को बच्चों? मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट स्विच। स्विच केस स्विच। कहा जाता है। स्विच। हाँ, मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट स्विच केस को कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा। और बाकी आपका इफ एल्स इफ ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट हो गया, और बाकी वाइल फॉर डू वाइल ये
कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें कोई ब्रांच अनांच नहीं होती है। ठीक, तो ये आपका स्विच हो गया। उसके बाद है आपका द आउटपुट ऑफ डबल डॉट पार्स डबल, और कई बच्चे इसका मतलब ही नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका बफर रीडर की पहली क्लास जब आपको इनपुट स्टेटमेंट पढ़ाए जाते हैं दूसरी क्लास में, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, तो उसमें बताया गया है कि वैल्यू का इनपुट लेने के लिए या तो स्कैनर क्लास यूज कीजिए, तो उसमें तो स्टेटमेंट कौन से होते हैं, जैसे डबल वैल्यू स्कैनर में इनपुट करनी है तो sc डॉट नेक्स्ट डबल लिखते हो, और दूसरा आपका क्या होता है, आपका बफर रीडर क्लास से भी आप इनपुट ले सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बफर रीडर क्लास का है कि जैसे डबल टाइप की वैल्यू अगर स्कैनर में लेते हो तो sc डॉट नेक्स्ट डबल लिखते हो, ऐसे अगर बफर रीडर में लिखोगे तो डबल डॉट पार्स डबल लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आर्गुमेंट के रूप में वो वैल्यू होगी जो स्ट्रिंग फॉर्म में होगी, इसको ये डबल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में 71.15 स्टोर है, तो ये डबल डॉट पास डबल क्या करेगा, इसको डबल में कन्वर्ट कर देगा, यानी न्यूमेरिक वैल्यू में 71.15, और फिर ये इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो इसमें दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे 5 ऐड किया तो 0 हो गया, और 8 और 1 ऐड किया तो 9, 10 का 0 हो गया, और फिर आपका ये 72 1 है, 1 इसमें और है 72 हो जाएगा, तो 72.0 इसका आंसर माना जाएगा, यानी कि डी है इसका आंसर। समझ गए? यस सर। और बाय चांस ये डबल डॉट पास डबल से कन्वर्ट ना करते लेकिन डबल कोट्स लगा रहता तो इसमें आपका ये इस तरीके से ऐड हो जाता, अगर ये डबल कोट्स लगा रहता, क्योंकि स्ट्रिंग में कुछ भी जोड़ोगे तो वो स्ट्रिंग ही बन जाएगा, तो ये ऐसे भी आंसर आ जाता। तो ये आपका गलत है, ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। उसके बाद यहाँ पे द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग मल्टीलाइन कमेंट इज, बताइए बच्चों इसमें मल्टीलाइन कमेंट किसको, कौन सी लाइन मानी जाएगी? सर बी वाली। हाँ, तो यहाँ पर एक बार समझ लेंगे, ये वाला जो है आपका सी वाला, फिलहाल सिंगल लाइन कमेंट। आंसर तो आपका बी है, सही। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा कमेंट के बारे में बता दें, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, और ये आपका जो है मल्टी लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन, और ये डॉक्यूमेंट कमेंट है, डॉक्यूमेंट कमेंट। तो ये तीन ही तरीके कमेंट आपके होते हैं, ये गलत है, ये कोई कमेंट नहीं होता है। तो ये ज्यादातर हम लोगों का पढ़ने में या यूज करने में बस यही दो आते हैं, लेकिन ये भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्लास दैट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन। किस क्लास में मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं बताइए? जावा डॉट मैथ। हाँ, सी जावा डॉट ऑप्शन। मैथ है, सी ऑप्शन सही है। मैथ्स नहीं होती है कोई आपका फंक्शन, जावा डॉट मैथ क्लास होती है। और ये जावा डॉट मैथ क्लास किस पैकेज में पाई जाती है? जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग में पाई जाती है, बिल्कुल। उसके बाद म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ पे जब बच्चों आउटपुट वगैरह लूपिंग का आ जाए तो उसको कैसे निकाला जाए उसका थोड़ा सा तरीका देख लीजिए। जैसे कि अगर ये 1 से 5 चला होता और ये भी 1 से 5 चला होता और प्लस प्लस हुआ होता दोनों में, तो आप ये भी 5 टाइम्स था और अगर ये भी 5 टाइम्स होता तो 5 into 5 25 सीधे सीधे आप कह सकते थे। लेकिन अंदर वाले लूप को आपको काउंट करना जरूरी है। तो अंदर वाला लूप देखिए ये कितना चलेगा, पहले 1 5 से छोटा है तो एक बार चला, फिर +2 होकर 3 5 से छोटा है तो एक बार और चल गया, फिर +2 होकर 5 हो गया, 5 5 के बराबर है, एक बार और चल गया, तो टोटल ये कितनी बार चला? 3 बार चला। तो ऊपर वाला 5 बार चलेगा क्योंकि 1 से 5 तक प्लस प्लस हो रहा है, और नीचे वाला हर बार 3 बार चलेगा। तो इसका मतलब 5 into 3 कितना आ जाएगा आपका? 15। और जब जब अंदर वाला लूप चलेगा उस समय आपका ये आपका प्लस प्लस CTR भी होगा आपका। तो इसके हिसाब से आपका CTR की वैल्यू 15 आ जाएगी। ये 25 गलत है, समझ गए? अगर ये आपका J प्लस प्लस हुआ होता तब ये 25 सही था। कोई कंफ्यूजन हो, ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, हमने बताया दोनों का मल्टीप्लाई करा दो बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। सर लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों कराया गया? दोनों का मल्टीप्लाई इसलिए कराया गया कि जैसे ये है तो पहला वाला लूप आई वाला एक बार चला तो
अंदर वाला कितनी बार चला, 3 बार। यस सर। फिर दूसरा आई वाला लूप 1 बार चला, तो अंदर वाला कितनी बार चला, 3 बार। 3 बार, यस सर। ऐसे तीसरी बार 3 बार, चौथी बार 3 बार, पांचवी बार 3 बार। सर अब समझ में आ अब गया इन सर। तीनों को ऐड कर लो या मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5, तो 15 हो गया। ऐसे पूछ लिया कीजिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है x की वैल्यू 3.5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो मैं डॉट पाव लगा रहे हो तो 3.5 इस तरीके का आउटपुट बच्चों आता नहीं है, इन्होंने दे दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये आता नहीं। तो 3.5 की पावर 2 हो गई यहाँ पर, 3.5 की पावर 2 करेंगे तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने तो करके देखा होगा बच्चों। यस सर, सर यस सर, करा है सर, यही आ रहा है। 3.5 इंटू 3.5 तो आपका 12.25 आया है। तो 12.25 इसमें कहीं है, नहीं है। ये ऐसे तो किया जाएगा, अगर 2 की पावर 2 है तो 2 यस सर, इंटू, यस सर। हाँ बेटा बताइए। ये वाला ऑप्शन है। ना ना ना, एक मिनट, यहाँ पे SQRT स्क्वायर रूट निकालना है। नहीं है, मैं तो ऊपर वाला डिस्कस सर कर आप दोनों लगातार क्वेश्चन है तो आप कंफ्यूज हो गए सर। ना, ठीक ठीक। ये 12.25 आया तो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए आप 10.24 इसकी वैल्यू है, n की डबल टाइप का है ये, और फिर आपका y की वैल्यू पूछी गई। तो मैं ये कह रहा था कि ये इस SQRT में पॉइंट वाले का आउटपुट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जो कॉमर्स के होते हैं वो नहीं निकाल पाएंगे स्क्वायर रूट कैसे पॉइंट वाला वैल्यू का निकाला जाता है ना। तो इस वजह से इस तरीके का आउटपुट नहीं आता है, लेकिन अब आपको आना चाहिए, आप मैथ में इतना छोटा मोटा काम करना सीख लीजिए। यहाँ पे था आपका कितना था, 10.24, इसका स्क्वायर रूट ऐसे लगाने का आ जाना चाहिए 3.2, ठीक। तो ये 3.2 इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। यस सर। हाँ यस सर। ओके। उसके बाद ये देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आईक्यू टेस्ट करना चाहिए, अपना आईक्यू लेवल बढ़ा के चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखें कि वाइल ट्रू, ये क्या है, ये आपका एक डिफरेंस था ना वाइल और फॉर में। तो वाइल में कहा गया था कि इसमें नंबर ऑफ इटरेशन अननोन होते हैं, वाइल में नंबर ऑफ इटरेशन अननोन होते हैं, यानी कितनी बार चलेगा ये कंफर्म नहीं होता है, ऐसा भी इसका एक फॉर्म है। और फॉर में कहा गया था कि नंबर ऑफ इटरेशन नोन होते हैं, यानी कि उसमें पता होता है कि वह कहां से कहां तक चलेगा। तो जो नहीं पता होता है उसका एग्जांपल यही है कि वाइल में ट्रू लिखा जा सकता है और कंडीशन ट्रू या फॉल्स ही होती है। तो आपने पहले से यहाँ ट्रू लिख रखा है, इसका मतलब ये कभी फॉल्स होगी ही नहीं, ये ट्रू चलती रहेगी। अब इस लूप से बाहर तभी आ पाओगे जब कोई इफ कंडीशन लगाकर ब्रेक लगाओ। तो यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पे कंडीशन लगी है कि जब तक 100 जो है 10 से छोटा ना हो जाए तब तक ब्रेक मिलेगा नहीं, और ब्रेक नहीं मिलेगा तो आप इफ से बाहर आते रहोगे और m-10 होता रहेगा। तो पहले मान लीजिए आपका 100 है, ठीक है, और 100 अभी 10 से तो छोटा है नहीं, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया आपका 80, फिर 90 हाँ सॉरी 90 90, फिर 90 माइनस 10 करते जाओ, 80 हाँ तो 80 आ गया। फिर अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ 80 माइनस 10 70, फिर 70 माइनस 10 तो आपका कितना आ जाएगा 60, 60 माइनस 10 10, 50, और फिर 40, और फिर आपका 30, फिर आपका 20, और 20 के बाद जब 10 आ जाएगा, अब जरा चेक करो, जब 10 आया 10 10 से इक्वल है तो कंडीशन ट्रू हो गई बच्चों, 10 10 से इक्वल है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आए और ब्रेक मिल जाए। ब्रेक का मतलब क्या है, लूप से बाहर आ जाए, और लूप से बाहर आ गया तो प्रिंटिंग जब लूप के अंदर होगी तो कई रिजल्ट प्रिंट होते हैं, और प्रिंटिंग अगर लूप से बाहर है तो एक ही रिजल्ट प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था आउटपुट क्या आएगा, तो m प्रिंट हो रहा है, तो m जब ब्रेक हुआ उस समय m की वैल्यू क्या थी बच्चों, यहाँ पर
जब 10 10 थी तो 10 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू। नीचे आया ब्रेक हो गया, ब्रेक से बाहर आ गए, और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस सर। Yes, sir. ये फिंगर पे ही आप काउंट कर सकते थे। और मान लीजिए अगर ये पूछ लेते कि ये कितनी बार चला, ये भी अगर कुछ ऐसा पूछ देते तो आप काउंट कर लो। जब सबसे पहले अंदर आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब अंदर आया तो ये आपका 100 -10 हुआ था, तो यानी इसको 1 मानो। फर्स्ट टाइम 1 90 हो गया था ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स चला ये। इस तरीके से मानेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये इनपुट करना है अगर इंटीजर डेटा टाइप को, तो उसमें कौन सी लाइन इसमें सही है। तो आपको पता, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट INT ये इनपुट करने के लिए सही होती है। उसके बाद नेम द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास दैट इज यूज्ड टू इनपुट कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए कौन सी लाइन इसमें सही दिखाई पड़ रही है बच्चों, बताओ। सिंगल कैरेक्टर अगर इनपुट करना है, भूल गए ना, SC.next गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैरेट 0, और ये सब स्मॉल में होता है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैरेट 0। अच्छा बच्चों, कभी भी स्कैनर से संबंधित कोई इस तरीके की बात आ जाए तो SC लगाना जरूरी नहीं, वो मेथड के बारे में पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट मेथड होता है। अब SC तो हम लोग बनाते हैं, हमारी मर्जी, हम SC नहीं BC बना दे तो BC डॉट लिखा जाएगा, इसलिए SC लिखना या उसको ढूंढना कोई जरूरी नहीं है। आप सीधे फंक्शन का नाम पहचानिए। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. उसके बाद देखिए, जब भी कोई एरे आ जाए तो पहले इंडेक्स नंबर डाल दीजिए, तो 0 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 कहा गया तो 2 पे आप देखिए 12 है, ये 12 आ जाएगा, कॉमा, और फिर यहाँ पे 4 कहा गया, 4 पे आपका 14 है, तो 14 माइनस, और फिर 2 कहा गया तो 2 पे आपका 12 है। ठीक है, तो 14 माइनस 12 करेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 12 की पावर 2 हो रही है, और पावर फंक्शन पॉइंट वाली वैल्यू देता है, तो 12 की पावर 2 आपका 144.0। क्लियर? फिर उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन इज एन। अब देखो यहीं पे आपको समझने वाली बात है, जावा वर्चुअल मशीन JVM की बात हो रही है। बताइए, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, मशीन कोड है, क्या है? हाँ फिर से बताइए। Interpreter. ये इंटरप्रेटर है, ये JVM जावा वर्चुअल मशीन, ये इंटरप्रेटर है। और आपका ये कंपाइलर कौन सा होता है? जावा सी होता है, जावा सी, ये जवैक ये कंपाइलर का नाम है, और JVM इंटरप्रेटर का नाम है। बाकी कोड कितने तरीके के होते हैं इसको भी एक बार समझ लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। एक सोर्स कोड, सोर्स कोड कौन सा होता है बच्चों? जो हम लोग लिखते हैं ब्लूजे में, याद है? Yes, sir. इसको यस सोर्स, सर। हाँ इसको सोर्स कोड कहते हैं, और इस सोर्स कोड को जावा का कंपाइलर कंपाइल करता है और ये कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, बाइट कोड में। बाइट कोड में। और फिर बाइट कोड जावा का इंटरप्रेटर यानी कि JVM द्वारा इस बाइट कोड को इंटरप्रेट किया जाता है, और ये कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, और मशीन कोड को ही कंप्यूटर समझता है, और मशीन कोड का ही दूसरा नाम ऑब्जेक्ट कोड भी होता है, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाइट कोड को ऑब्जेक्ट कोड कह देते हैं या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड कह देते हैं। तो मशीन कोड कहिए या ऑब्जेक्ट कोड कहिए, ये सेम चीज है, बाइट कोड अलग है और सोर्स कोड जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये इसका एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कभी भी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, पैरामीटर यूज्ड इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, यानी फंक्शन कॉल करने वाली लाइन में जो गोल वाले ब्रैकेट में पैरामीटर लिखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो डिफाइंड पैरामीटर, पास्ड पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, जल्दी से याद दिलाइए क्या है, कौन से होते हैं? नहीं मालूम? चलिए मैं हल्का सा दिखाता हूं आपको। जैसे वर्ड कंप्यूट लिखा आपने, वर्ड कंप्यूट,
और वर्ड कंप्यूट में आपने यहाँ पे INT A ले लिया है, ठीक है, और इसके अंदर कोई वर्किंग की आपने, और फिर नीचे आपने PSVM के अंदर आपने जब ये फंक्शन कॉल किया तो आपने OBJ बना रखा है, तो मान लीजिए आपने INT n इज इक्वल टू 10 ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप OBJ डॉट और कंप्यूट फंक्शन कॉल कर रहे हो, कंप्यूट, और इसके अंदर आपने n लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये n जो है इसको क्या कहते हैं, और यहाँ पर ये a जो है इसको क्या कहते हैं। कंप्यूट से n वाली वैल्यू a में चली जाएगी, तो n को क्या कहोगे, ये पूछा जा रहा है इस लाइन में जो ये आर्गुमेंट होता है, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है ना, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, इस लाइन में ये आर्गुमेंट जो है इसको क्या कहते हैं। तो इसको बच्चों आपका अगर नहीं मालूम है तो जान लो, एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर। और ये वैल्यू जहां पे पहुंचती है यानी कि यहाँ, इसको फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। जल्दी से बताओ, समझ में आया? यस सर। यस सर। बाकी इसके डिफरेंसेस भी याद रखिए थोड़े, कि एक डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। तो आप कहोगे एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में होता है, एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में होता है, और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन प्रोटोटाइप, यानी किसी भी फंक्शन की पहली लाइन को फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं, प्रोटोटाइप। द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप कह लो, या इसका दूसरा नाम फंक्शन हेडर भी होता है, फंक्शन हेडर। तो आपका फंक्शन प्रोटोटाइप वाली लाइन में जो आर्गुमेंट होते हैं उनको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, और फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेटमेंट में जो पैरामीटर होते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। उसके बाद एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू को पास करते हैं यानी सेंड करते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर वैल्यू को रिसीव करते हैं, वैल्यू को, जैसे ये n वाली वैल्यू ऊपर a में पहुंच रही है तो a उसको रिसीव कर रहा है, तो ये सेंडर है और ये रिसीवर है। उसके बाद आप कह सकते हो कि फॉर्मल पैरामीटर अपने डेटा टाइप के साथ में लिखा जाता है, और एक्चुअल पैरामीटर के साथ में कोई डेटा टाइप नहीं लिखा जाता है, यानी ये n के साथ में कोई INT NT नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर देखो INT A लगाना कंपलसरी है। ये तीन डिफरेंस आप अपना याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। उसके बाद बच्चों देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एलोकेट डायनेमिक मेमोरी। मेमोरी कौन एलोकेट करता है, डिफॉल्ट, ऑब्जेक्ट, न्यू या पब्लिक? न्यू। हाँ, न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करता है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, न्यू कीवर्ड का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट के, चाहे वो स्ट्रिंग का कोई आपने s नाम का वेरिएबल लिया हो तो वो एक ऑब्जेक्ट है, या आपका OBJ बना रहे हो फंक्शन कॉल करने के लिए, तो न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद ये जावा एक्सप्रेशन, तो जावा एक्सप्रेशन जो भी मैंने डेटा दिया बस उस फाइल को, IMP वाली जो फाइल है, तो थ्योरी पूरी कंप्लीट वहीं से आपको याद कर लेनी है, समझ लेनी है। अब देखिए ये वर्टिकल लाइन जो होती है, ये इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है बच्चों, math.abs। math.abs होता है, बहुत अच्छा। और उसके अंदर आपका ये स्क्वायर हो रहा है तो आप चाहे तो math.pow लगा सकते हैं, math.pow, और ये आप x इंटू एक्स भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे x की पावर 2 कर दिया आपने, कॉमा सॉरी प्लस, और जब कोई साइन के बीच में कुछ साइन नहीं होता है तो सिंबल्स के बीच में, तो आप मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे। बस ये था इसका ऐसे लिखने का तरीका। उसके बाद रिटर्न टाइप, ये इन फंक्शनों का पूछा गया है, तो आपका जो है स्टार्ट्स विद का रिटर्न टाइप क्या होगा, बूलियन। बूलियन, बहुत अच्छा, बूलियन टाइप का, क्योंकि स्टार्ट्स विद, एंड्स विद और इक्वल्स, ये तीन फंक्शन खास तौर पर बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, बाकी सब अलग अलग तरीके की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। और रैंडम फंक्शन, इंट। रैंडम फंक्शन इंटीजर वैल्यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको माइंड मेकअप करिएगा। रैंडम फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये आप रैंडम तो डबल तो करता है, रैंडम तो डबल करता है शायद से।
रैंडम था या राउंड ऑफ? नहीं, रैंडम। एक मिनट याद करो जरा। एक रिंट राउंड, राउंड फंक्शन, हाँ तो ठीक कहा आपने, क्योंकि रैंडम फंक्शन तो 0.0 से वैल्यू रिटर्न करता है ना, याद करो जरा। यस सर। यस सर। 0.0 से लेस देन 1.0, 1.0। तो इसका मतलब ये, 1.0। हाँ ये डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन जो राउंड फंक्शन होता है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। थोड़ा सा रैंडम और राउंड में कंफ्यूजन हो गया था। तो राउंड फंक्शन बाकी ज्यादातर आपको पता है। अच्छा, एबीएस फंक्शन में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो गोल वाले ब्रैकेट में डेटा टाइप दिया होगा, अगर वो इंटीजर में है तो एबीएस फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वो पॉइंट में है तो एबीएस फंक्शन डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यानी एबीएस फंक्शन दोनों तरीके की वैल्यू रिटर्न कर सकता है। बाकी आपका रैंडम फंक्शन डबल टाइप की वैल्यू हो गई, और जो आपका रिंट राउंड, क्या था नाम अभी मैंने बताया, सील फ्लो रिंट सर राउंड। राउंड फंक्शन जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, वो अकेला है, ठीक है, इसलिए उसको याद करना आसान है। फिर यहाँ पे तो ये आउटपुट बिल्कुल इजी है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर 1500 है, तो 1500 आपका जो है चेक होगा यहाँ पर कि वो 1200 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू, कंडीशन ट्रू का मतलब है क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू इसमें रिजल्ट वेरिएबल में चली जाए, तो 200 आपका इसका आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक लूप चलाया गया है। तो लूप में बच्चों यहीं पे आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्टिन्यू का यूज समझ लीजिए। कॉन्टिन्यू क्या करता है, कॉन्टिन्यू जब भी मिलेगा तो कॉन्टिन्यू अब जहां पर मिलता है वहीं से ये अपडेशन पार्ट में चला जाता है। फॉर लूप के अंदर अपडेशन पार्ट में ये चला जाता है। अगर अपडेशन पार्ट यहां से मान लीजिए मिसिंग हो, गायब हो, तो ये यहां से सीधे कंडीशन पे चला जाएगा। अगर अपडेशन पार्ट गायब है तो ये कॉन्टिन्यू सीधे अपडेशन पार्ट में जाता है। और दूसरा इसका कॉन्टिन्यू का यूज क्या है कि कॉन्टिन्यू के नीचे लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने देता है कॉन्टिन्यू, क्योंकि ये यहीं से ऊपर भेज देता है कंट्रोल को। तो कॉन्टिन्यू के नीचे कुछ भी लिखा है, अगर कॉन्टिन्यू मिला तो वो एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो अब जरा देखें यहाँ पर, ये 5 से 1 तक का लूप चल रहा है, यानी कि 5 4 3 2 1 ये लूप चला। तो इस लूप के हिसाब से ये कंडीशन काहे की है, ऑड की है। तो ऑड कब है, देखो 5 ऑड है तो कंटिन्यू मिलेगा, इसका मतलब आप आई माइनस माइनस चले गए, नीचे नहीं आ पाए, तो ये 4 हो गया। अब 4 ऑड नहीं इवन है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप कहाँ है, इफ से बाहर, और आपका आई प्रिंट हो गया। तो सबसे पहले आपका 4 प्रिंट हुआ, फिर माइनस माइनस, अच्छा यहां से भी ऊपर जा सकते हैं और कंटिन्यू से भी ऊपर जा रहे हैं, बस कंटिन्यू नीचे नहीं उतरने देता है। फिर आई माइनस माइनस होकर 3 हो गया, अब 3 ऑड है तो कंटिन्यू मिल गया, तो यहीं से सीधे ऊपर चले गए। फिर माइनस माइनस होकर 2 हुआ, तो 2 आपका इवन है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप आई प्रिंट कर देंगे, यानी कि 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद माइनस माइनस होकर आपका 1 हो गया, 1 फिर से ऑड है तो कंटिन्यू फिर से ऊपर ले जाएगा। फिर 1 से 0 होगा, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। तो अगर हम देखें तो आउटपुट पहले ये पूछ रहा है कितनी बार लूप चला, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो लूप तो आपका 5 बार चल रहा है, क्योंकि लूप डिस्टर्ब कब होगा, अगर ब्रेक लगा होता, और अगर ब्रेक नहीं लगा है तो आउटपुट आए या ना आए, लूप के अंदर कर्सर आया इसका मतलब लूप चला। तो आपका ये लूप 5 टाइम्स चला है, 5 टाइम्स। और आउटपुट क्या आया, आउटपुट बच्चों आया आपका 4। और देखो लाइन जब भी आउटपुट पूछा जाए तो आप सोपी एलएन में देखिए लाइन चेंज हुई या नहीं हुई। तो लाइन नहीं चेंज हुई तो आपका 42 आएगा, 4 और 2 प्रिंट होगा, तो एक ही लाइन में 42 प्रिंट हो जाएगा। बच्चों क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो देखो जो फंक्शन में हम लोग अभी हमने फंक्शन का एग्जांपल दिया था, फंक्शन बनाया था, तो फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का मतलब पूछा गया है। अभी मैं अपने इन जनरल बता दे रहा हूं कि आप ये बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस, तो इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि कॉल बाय वैल्यू में ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन जो ओबीजे डॉट कंप्यूट ओबीजे डॉट इनपुट करते हो ना, तो उसमें से जो वैल्यू भेजी जाती है
तो वैल्यू कॉल बाय वैल्यू के थ्रू भेजी जा रही है या कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू भेजी जा रही है। तो कॉल बाय वैल्यू में ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज होते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस में ऑल रेफरेंस डेटा टाइप, या आपका कहें कंपोजिट डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कह लीजिए, ये सब नाम सेम है, कंपोजिट डेटा टाइप यूज होते हैं, भेजे जाते हैं मतलब। अब एग्जांपल देना चाहें तो आप यहाँ पे इंट, फ्लोट, कैर, डबल कुछ भी लिख दीजिए। और यहाँ एग्जांपल देना चाहें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एरे, एग्जांपल में एरे। और वैसे स्ट्रिंग नहीं होता है, लेकिन स्ट्रिंग को भी यहाँ पे आप उसमें कंसीडर कर सकते हैं, एरे स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट और इंटरफेस। ठीक है, ये आपका कॉल बाय रेफरेंस में आएगा। उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या लिखोगे, तो कॉल बाय वैल्यू में जो वैल्यू भेजी जाती है फंक्शन वो लोकल कॉपीज होती है। तो वो एक डुप्लीकेट कॉपी सेंड की, इट सेंड डुप्लीकेट कॉपी, इट सेंड, या पास कह सकते हैं, पास डुप्लीकेट कॉपी, कॉपी टू फॉर्मल पैरामीटर। और ये क्या करता है, इट सेंड रेफरेंस, इट पास रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कोई कॉपी नहीं भेजी जाती, ओरिजिनल वैल्यू भेजी जाती है, या रेफरेंस को एड्रेस भी कहते हैं, एड्रेस टू द फॉर्मल पैरामीटर। और इसमें बस ये दो ही डिफरेंस याद रखो, बाकी तीसरा भी आप कह सकते हो, इसमें ओरिजिनल वैल्यू इफेक्ट नहीं होती है और इसमें होती है। हाँ, क्योंकि कॉपी भेजी जाती ना, तो डज नॉट इफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू, नॉट इफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू। और इसमें आपका कैन बी इफेक्टेड, या हो ही जाती इफेक्टेड, ओरिजिनल वैल्यू इसमें इफेक्ट हो जाती है, इसको आप लिख लीजिएगा। ये तीन डिफरेंस खास तौर पे इसमें है। और जो मैंने नोट्स दिए हैं आईएमपी वाले, उसमें सब लिखा है, आप एक बार जाइए तो, क्योंकि उसमें मैंने टॉपिक वाइज सब कुछ दे रखा है। अब फंक्शन टॉपिक में आप जाएंगे तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस आपको वहां पे लिखा लिखाया मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए, दो फंक्शन आपस में वर्क कर रहे हैं, तो अंदर वाले को पहले वर्क कराना पड़ता है। तो मैथ डॉट मैक्स में आपका बड़ी वैल्यू ढूंढनी तो 16 मिल जाएगी, और 16 जब एसक्यूआरटी को मिलेगा तो ये आपका 4.0 दे देगा आउटपुट। ठीक है ना बच्चों? यस सर। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स नंबर है। अब ये सबस्ट्रिंग कहा गया, सबस्ट्रिंग, और ये कॉन्कैट कहा गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि s1 डॉट सबस्ट्रिंग 0, तो s1 क्या है, ये है। और इसके जीरो, जब देखो एक इंडेक्स नंबर जब दिया होता है तो वहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ देता है। सबस्ट्रिंग फंक्शन का काम क्या है, सब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना। तो ये 0 से आखिरी तक तोड़ दे, तो 0 पे तो ये p है, तो p से x तक का पूरा तोड़ देगा, तो फोनिक्स यहाँ पे पूरा आ जाएगा। फिर फोनिक्स के साथ क्या कॉन्कैट कर दे, क्या जोड़ दे, s22 डॉट सबस्ट्रिंग। तो इसमें 2 पे क्या है, 2 पे देखो l है, तो LAND एक ही इंडेक्स नंबर इसमें भी दिया, तो लैंड इसमें आ जाएगा। फोनिक्स लैंड आपका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। मैं लिखे दे रहा हूं, फोनिक्स लैंड आपका आउटपुट, और कोई स्पेस नहीं आएगा, अपने आप इस तरीके से जुड़ के आ जाएगा। फिर s2.2 अपर केस, तो s2 में क्या है, s2 में आइसलैंड है, तो आइसलैंड अपर केस में हो जाएगा आपका। बस इसके अलावा तो कोई और उम्मीद नहीं कुछ होने की। ठीक है बच्चों? यस सर। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप उस फाइल को पढ़ पाए। आप देख लीजिएगा कैसे भी करके। फिर इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर माइनस माइनस z,
तो z की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्री डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 1 से 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद प्लस लगा है, प्लस फिर y लिखा है, तो y की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। फिर प्लस लगा है, और यहाँ पे बच्चों ये गलत प्रिंट हो गया है, एक प्लस गायब है बच्चों इसमें, या गायब है नहीं है, अच्छा नहीं गायब है, इसको आप इसको ऐसे मान लीजिए, नहीं गायब है, ठीक है, क्योंकि ये पास में ही होगा, आगे वाले में ही जाता है बीच में। वैसे इस प्लस को हम इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस पहले हमें इस मिल रहा है स्पेस, तो हम इसको बाद वाले के साथ कंसीडर करेंगे। तो प्लस प्लस वाई हो रहा है, तो वाई के पास क्या है, वाई के पास 3 है, तो यहाँ पर 4 4 हो जाएगा। 4 3 और 2 कितना हो गया 9, 9 तो 9 आउटपुट आ जाएगा। और मान लीजिए हम यहाँ पर अगर इसके साथ रख देते हैं, ये प्लस प्लस इसके साथ कर देते हैं, तब देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 3 था, अगर हम y प्लस प्लस करते तो ये तुरंत चेंज होता नहीं, तो 3 से 3 ही बना रहता, ये 3 ही बना रहता, लेकिन चेंज वैल्यू जो 4 आती वो किसके पास पहुंच जाती, इसके पास, y के पास पहुंच जाती, तो यहाँ पे 4 आ जाता, तब भी आपका सेम 9 ही आता है, सेम आता है, कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन वो चांस की बात है। तो उसके बाद देखिए, अगर स्ट्रिंग एरे लिया है, तो एरे का मतलब होता है आपका कि चाहे नंबर का एरे हो चाहे स्ट्रिंग का एरे हो, तो यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स नंबर पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 1 वाले इंडेक्स बॉक्स पे आपका 1 वाली रो पे कह लीजिए आपका IoT है, 2 वाली रो पे मशीन लर्निंग है, और 3 वाली रो पे आपका बिग डेटा है। उसके बाद अब अगर अंदर इंडेक्स नंबर डालना चाहे आप डाल सकते हैं, 0 वाले पे आपका 0 1 2 3 4 इस तरीके से डाल सकते हैं आप, हर यहाँ पे भी डालेंगे तो 0 1 2, यहाँ पे भी डालेंगे 0 1 2 3, ऐसे यहाँ पे भी डालेंगे तो 0 1 2 3, इस तरीके से आप आगे की ओर डाल सकते हैं। अब देखिए आउटपुट क्या है, यहाँ पे SOP-LN में x of 3 कहा गया, तो 3 पे कौन सा है, बिग डेटा, तो यहाँ पे बिग डाटा आ जाएगा पहला आउटपुट। उसके बाद यहाँ पे लेंथ जब निकाली जाती है, तो लेंथ का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो, तो 1 2 3 4, तो 4 वर्ड है इसमें, तो यानी 4 आ जाएगा यहाँ पर, बस यही है। तो व्हाट इज मीन बाय पैकेज, गिव एन एग्जांपल। तो पैकेज का क्या कहा गया था, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड classes and intercalated हाँ interfaces. methods. It is a predefined classes and its related, interrelated या logically related predefined methods which is used by user in our program, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये पैकेज की डेफिनेशन हो गई। तो ये इतना पार्ट ऊपर MCQ से लगाकर यहाँ तक का जो आपने पढ़ा है ना बच्चों, ये आपका IMP वाली उसमें जो फाइल मैंने दी उसमें सारे क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएंगे, मतलब हूबहू मिल सकते हैं, सेम टू सेम या उस जैसे, कोई भी नया क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप ये फिर विश्वास के साथ, हम पे विश्वास करते हुए उस फाइल को पढ़ डालिए, सब कुछ उसी में मिल जाएगा आपको, कहीं भागने की और दौड़ने की और 4 तरीके के डेटा को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं बचा, नहीं तो प्रोग्रामिंग भी इसकी हम डिस्कस कर लेते, कोई बात नहीं, अगली क्लास में इसकी प्रोग्रामिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन बच्चों ये है कि अब मैं क्योंकि वापस आ गया हूं, तो आपकी सारी क्लासेस रेगुलर होंगी। TTS में कोई एक्स्ट्रा में कुछ डेटा या डाउट्स लेकर आता है तो वो 5 से 6, 6 से 7 में आ सकता है, और आप उसमें पूछ सकते हैं। और बाकी जो और बैचेस चल रहे हैं, 4 से 5 में आपका कोर्स पूरा हो चुका है, 4 से 5 हाँ पूरा हो चुका है, और जो 7 से 8 वाला बैच है ऑफलाइन में, वो तो आपका इसमें स्ट्रिंग चल रही है, ठीक है, और ऑनलाइन में भी स्ट्रिंग चल रही है। अगर बाई चांस ऑफलाइन में चूक जाओ तो ऑनलाइन में, क्योंकि दोनों में सेम कोर्स चल रहा है। और जो टॉपर वाला बैच वो 6 से 7 चल रहा है, तो आप उसमें आ सकते हैं। और आइए, मतलब हमने बताया स्ट्रेटजी ये है, अब टाइम बर्बाद ना होने दीजिए, स्कूल के द्वारा या किसी और की तरीके से। किसी को कुछ कहना है बच्चों, कुछ ये इस टाइप का कुछ कहना हो?